गुड इवनिंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जल्दी से सभी बच्चे फटाफट जुड़िए, फिर आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है अभी बेसिक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मतलब आधारभूत भूगोल, ठीक है। उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज बारी है नदियों के बारे में पढ़ेंगे, अब रिवर्स के बारे में, ठीक है, कि रिवर्स का जो ओरिजिन कहाँ से है, उसका वो रिवर एंड कहाँ होगी, उसके ट्रिब्यूटरी रिवर जो सहायक नदियां होती है कौन कौन सी है। साथ में हम डैम्स के बारे में जान लेंगे, जो इंडिया में बांध हैं, ठीक है। माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन में लाइफ स्टाइल कैसी होती है, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी दे दूंगा मैं। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे, साथ में जो नेशनल हाईवे होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, साथ में राष्ट्रीय जल मार्ग, नेशनल वाटरवे, नेशनल हाईवे, ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये सब बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, बहुत सारी चीजें याद करनी है बेटा। हाँ, आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आज बाल दिवस है ना। बिल्कुल, आज पढ़ाई है स्पेशल, बिल्कुल पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ना है। और चिल्ड्रंस डे है ना, बाल दिवस। जय हिंद बेटा, ऋतिक, धीरज, सभी बिल्कुल आज से अच्छे से पढ़ना। आज बाल दिवस है, चिल्ड्रंस डे, तो आप सभी शपथ लीजिए कि आज से हम जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी सर बोलेंगे, अच्छे से उसको फॉलो करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से होमवर्क करके आएंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे, है ना। हाँ हर्ष, मैं देखता हूं उसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर। चलिए अब देखेंगे हम इंपॉर्टेंट रिवर्स इंडिया, जो आपके लिए जरूरी है। भारत की जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। वैसे तो नदियां बहुत सारी है, लेकिन सारी नदियों के बारे में जानना जरूरी थोड़ी है। जो हमारे लिए जरूरी है, जो फेमस है या उनके बारे में हम जानेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट से इंडस, ठीक है, इंडस नदी। साथ में इससे रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आपको समझाते जाए। इंडस, इसे हम कहते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी, इसका ओरिजिन यानी उद्गम, जहां से नदियां निकलती हैं, कहां, कैलाश रेंज, मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर झील यानी तिब्बत। कहां से, तिब्बत से, कैलाश पर्वत, ठीक है, मानसरोवर लेक से ब्रह्म, जो इंडस नदी है यानी सिंधु नदी है, वो निकलती है और गिरती कहां पे है, अरब सागर में। देखिए इंडिया का मैप जब देखते हैं हम, तरफ ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इधर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, ठीक है। तो वो कहां से, ऊपर से ऐसे देखिए, तिब्बत से ऐसे आती हुई अरब सागर में गिरती है। निकलती कहां से है, तिब्बत में मानसरोवर झील से, और फिर लास्ट में एंड कहां हो जाती है, अरब सागर में, अरेबियन सी में, है ना। चलिए इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें, मतलब कि सहायक नदियां, ठीक है। सिंधु नदी, इंडस रिवर की जो सहायक नदियां कौन कौन सी, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। पंजाब, पंजाब को हम 5 नदियों की भूमि कहते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों की भूमि, तभी उसका नाम है पंजाब। जो पंजाब स्टेट है उसका नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि वह 5 नदियां, कौन कौन सी 5 नदियां, ठीक है, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब और सतलुज, जो ये 5 नदियां हैं, इसी के कारण पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को, याद रखिए। और ये सिंधु नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं। और डिस्टेंस इन किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस किलोमीटर इन इंडिया, मतलब कि ये जो नदी है सिंधु नदी, इंडिया में कितना डिस्टेंस कवर करता है, मतलब इंडिया में कितने किलोमीटर बहती है, ठीक है। और अगर वो तिब्बत से आ रही है तो उसको तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंडिया में बह रही है, जब वो इंडिया में प्रवेश करती है और इंडिया में कितने किलोमीटर तक बहती है, उसको हमने यहाँ पे लिखा है ना। तो कितना डिस्टेंस कवर करती है इंडिया में, 1114 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। इसका दूसरी बात करें हम ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ है, वो भी तिब्बत के मानसरोवर झील से है। और ये खत्म कहाँ, एंड कहाँ होती है, ये होती है आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। और देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट नोट करते जाइएगा, मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आवाज क्लियर आ रही है ना। हाँ, आज केवल एक ही क्लास है तुरुसा, आज एक ही क्लास होगी, है ना। थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, इसके बाद एक और शायद इसकी क्लास बच जाएगी, देखते हैं आगे अगर क्लास बची, जितनी भी लंबी है हम। अब सुनिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता रहा हूं। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर झील, तिब्बत से,
ठीक है, अब तिब्बत से निकली, ठीक है, तिब्बत से आ रही है, पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, भारत के किस स्टेट में पहले आती है ब्रह्मपुत्र नदी? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नोट करते जाइए। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग, नोट कीजिए, है ना, क्या कहा जाता है? दिहांग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस स्टेट में पहले प्रवेश करती है, जब, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जान गए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। अब इतना जान गए। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, फिर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो गंगा नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है ना? बिल्कुल आदित्य, बढ़िया। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी। हाँ, चिल्ड्रंस डे बेटा, आप सभी को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाई हो, है ना? क्या मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल में प्रवेश करती है, ठीक है, तो बंगाल में गंगा नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, चलिए। और इसके बाद आप याद रखिए, जब ये दोनों धाराएं मिल जाती, जैसे जैसे इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, फिर यहां से गंगा नदी, अब दोनों की धारा जो है बहती हुई, दोनों की धारा मिल गई, ठीक है। अब दोनों की जब धाराएं मिल जाती है तो उसकी संयुक्त धारा, मतलब कि दोनों कंबाइन मिल जाती है, ठीक है। दोनों की जो कंबाइन जो धारा होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है संयुक्त धारा को मेघना। ठीक है, संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना। संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना। ठीक है, अब ये जो नदी होती है ब्रह्मपुत्र नदी, जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बहुत कुछ बता दिया। अरुणाचल प्रदेश में पहले प्रवेश करती, वहां दिहांग कहा जाता है। फिर पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के साथ सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जब दोनों की धाराएं मिल जाती हैं तो संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश पहुंचती है तो उसे वहां जमुना के नाम से जाना जाता है। अर्णव, जब भी फॉर्म आएगा बताया जाएगा, है ना। चलिए अब गंगा नदी के बारे में जाने। तो गंगा नदी, देखिए गंगा नदी का ओरिजिन कहां से है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री हिमनद, कहां? उत्तराखंड। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का क्या है? ओरिजिन है, मतलब उद्गम है। और ये कहां पे लास्ट में एंड हो जाती है? कहां पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज नदी है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां है मानस, लोहित और दिबांग नदी है। और डिस्टेंस किलोमीटर इन इंडिया, तो इंडिया में 916 किलोमीटर जो ब्रह्मपुत्र नदी है डिस्टेंस कवर करती है, बहती है 916 किलोमीटर तक, है ना। उसी प्रकार गंगा नदी की जो सहायक नदी है यमुना, गोमती, गंडक, दामोदर, कोसी और घाघरा नदी। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिए। कोसी नदी का बहुत सारे जो वहां पे बाढ़ आ जाते हैं, पानी जो है नॉर्मल जो इंसान रहना उधर जाता है, बहुत सारी तबाही हो जाती है। कोसी नदी को क्या है? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर इन इंडिया, मतलब इंडिया में कितना डिस्टेंस कवर? 2510, मतलब कि 2510 किलोमीटर। मतलब अगर पूछा जाए आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो कौन सी है? गंगा नदी। क्यों? क्योंकि हम बात करें भारत में कितने किलोमीटर बहती है, लंबाई के हिसाब से आप अलग हो सकता है, लेकिन टोटल लंबाई नहीं, भारत में कितने किलोमीटर तक बहती है इसकी बात हो रही है ना। तो फिर अगर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया पूछा जाए, ठीक है, तो क्या आएगा आपका? गंगा। क्या आ जाएगा? गंगा आ जाएगा आंसर। और अगर वाइडेस्ट यानी सबसे चौड़ी नदी, वाइडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, चलिए याद रखिएगा, नोट कीजिए जल्दी से जितने भी फैक्ट मैंने बताए।
ठीक है, तो क्या और एक और एक्स्ट्रा क्या होता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नोट कीजिएगा, ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का जो ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिंद से होता है, बंदरपूछ उत्तराखंड नामक स्थान से होता है। ठीक है, और ये क्या, इसका एंड कहां हो जाता है कि जो यमुना नदी होती है वो इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। वहां पे गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम कहते हैं। ठीक है, फिर वो गंगा नदी आगे बनकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसी में मिल जाती है ना यमुना नदी। और सहायक नदियां देखिए, चंबल नदी, हिंडन नदी, बेतवा नदी और केन नदी, है ना। डिस्टेंस किलोमीटर इन इंडिया 1376, 1376 किलोमीटर। इसका नर्मदा नदी की बात करें तो याद रखिएगा एक चीज कि कौन सी नदी अरब सागर में गिर रही है, कौन सी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद देखिए, नर्मदा नदी अमरकंटक हिल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो बॉर्डर में है, अमरकंटक हिल से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है ना। इसकी जो सहायक नदियां हैं, बंजर, दुधी, तावा, बरना, कोलार। ठीक है, टोटल डिस्टेंस और इन इंडिया 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। इसका तापी नदी, तापी नदी ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज, ठीक है, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज मतलब पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, वाकी, गोमई, और क्या है, अरुणावती और अनेर नदी इसकी सहायक नदियां हैं। किस नदी के, तापी नदी के, है ना। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके देखिए, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, ठीक है, तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, क्योंकि साउथ में बहती है दक्षिण गंगा। और कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एक होता है दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं, किस रिवर को कहते हैं, एक दक्षिण भारत की गंगा किस रिवर को कहते हैं ना। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से। गोदावरी नदी तिमकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से ओरिजिन होती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। सहायक नदियां पेन गंगा, वर्धा, वैन गंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इन इंडिया 1465 किलोमीटर। ठीक है, कृष्णा नदी की बात करें तो ये महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ओरिजिन होता है इसका, बे ऑफ बंगाल में जाकर एंड हो जाता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, घाट प्रभा, ठीक है, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तालकावेरी, तालकावेरी वेस्टर्न घाट तमिलनाडु से इसका ओरिजिन है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदी है, अमरावती, सिमसा, कपिला, लक्ष्मणा और भवानी नदी है। भवानी नदी क्या है इनकी सहायक नदी, 805 किलोमीटर इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद लास्ट महानदी। महानदी कहां से निकलती है, सतपुरा रेंज ऑफ सेंट्रल इंडिया, मतलब कि मध्य भारत के जो सतपुड़ा पहाड़ियों से, मतलब ये निकलती है आपकी वहां धमतरी के सिहावा पर्वत से इनका ओरिजिन होता है महानदी का। ठीक है, और इसका एंड हो जाता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है वहां। इसके बाद ट्रिब्यूटरीज देख ले, जो सहायक नदियां हैं, जोक नदी, हसदेव नदी, मांड नदी, महानदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। और ये डिस्टेंस किलोमीटर इन इंडिया, इंडिया में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 851, 851 किलोमीटर। ओके, चलिए। अच्छा, आप अरबी में रहती हैं। आज सिंगल क्लास है बेटा, डबल नहीं।
नोट कर चलिए, बहुत सारी चीजें हमको याद रखनी, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, अलग से कुछ नहीं आने वाले, है ना। अब देखिए जो प्रमुख बांध हैं, मेजर डैम ऑफ इंडिया। अच्छा, कह रहे हैं कि जो डेल्टा, क्या डेल्टा ऐसा होता है जैसे कि नदियों द्वारा जो पानी आ रहा है, दो जो सेडिमेंट बहा कर लाया जाता है ना, वो क्या होता है वहां से किसी महासागर या फिर जो जैसे जो सब मतलब सागर होते हैं, बड़े सागर महासागर में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो स्थान होता है वो डेल्टा होता है, डेल्टा के जैसा ऐसा बन जाता है ना, वो डेल्टा कहा जाता है। चलिए, मेजर डैम्स मतलब बांध क्यों बनाए जाते हैं? एक तो पानी के संरक्षण के लिए, पानी के लिए, पानी स्टोरेज के लिए, साथ में बांध यानी डैम के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। साथ में ये होता है कि बांध बनाने से क्या होता है, किसी क्षेत्र में अचानक से पानी जा रहा है, बाढ़ नहीं आता, ठीक है, फ्लड नहीं आता, ठीक है, तो बांध बनाकर क्या पानी रोका जाता है, ठीक है। तो जो कुछ मेजर डैम्स है, जो इंपॉर्टेंट डैम्स है, उनकी बात हम करेंगे। जैसे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, ठीक है। इसके बारे में खास बात क्या है कि लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, मतलब भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस राज्य में है? उड़ीसा में है और महानदी पर बना हुआ है। सेकंड देखें, भाखड़ा नांगल बांध, ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, हमको पता है। ओके, अगर इसके बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो क्या है, अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, इंडिया हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, ग्रेविटेशनल डैम कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। इसका टिहरी डैम कहां है? उत्तराखंड में है। किस नदी पर है ये? भागीरथी नदी पर, है ना, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर है। अगर इंडिया का सबसे बड़ा बांध, लार्जेस्ट नॉट लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया पूछा जाए तो टिहरी डैम, या फिर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी डैम है। लेकिन अगर इंडिया हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछा जाए तो फिर भाखड़ा नांगल, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम, और लंबा बांध है हीराकुंड डैम। और साथ में कुछ देख लीजिए, सरदार सरोवर बांध जो है कहां है? गुजरात में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहां है? ये देखिए तेलंगाना में है। किस राज्य में? तेलंगाना में, और ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला हमने क्या देखा? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहां है? उड़ीसा में है। किस नदी पर? महानदी पर। इसके बाद फिर भाखड़ा नांगल डैम कहां, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर? सतलज नदी पर, ठीक है। टिहरी बांध कहां है? उत्तराखंड राज्य में। किस नदी पर? भागीरथी पर, ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, गुजरात राज्य में, है ना। और हाँ, इतना ही, नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया तो हीराकुंड डैम, अगर पूछा जाए हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया तो भाखड़ा नांगल बांध, अगर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया या फिर हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया तो टिहरी डैम। ओके वैष्णवी, फिर आप लेट हो गई आज। हाँ पढ़ बेटा, लेकिन पढ़ना है ना, सैनिक स्कूल और आरएमएस सिलेबस बुक एंड ऑथर अगर पूछा जाए तो पढ़ लीजिएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए आपके पास अधिक ज्ञान आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है, कम आ जा रहा है आपके जो सिलेबस में है उससे कम अगर आपको मिल रहा है तो फिर अलग बात है, लेकिन आपको तो ज्यादा मिल रही है ना चीजें, तो आप उसको बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं, अभी आपके पास समय भी है। बेटा बेसिक जियोग्राफी चल रहा है, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बेसिक जियोग्राफी बहुत लंबी है ना। चलिए आगे, वाटरवे इन इंडिया। अब जल मार्ग की बात करेंगे, जैसे कि आपको समझिए वाटरवे, जैसे हाईवे होते हैं ना, नेशनल हाईवे देखा होगा ना, नेशनल हाईवे बहुत अच्छा रोड होता है, ठीक है, उसी प्रकार से वाटरवे है, ठीक है, जो नेशनल वाटरवे NW1 NW2, फिर जो नेशनल वाटरवे होते हैं उसमें जैसे कि जो बोट होती हैं, ठीक है, जो क्रूज होते हैं, बड़े बड़े बोट होते हैं सामान को इस दूसरे ले जाने जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए जो होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? नेशनल वाटरवे है, जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह क्या समुद्री रास्तों से, जल वाले रास्तों से, वाटर वाले रास्तों से हम जाते हैं, ठीक है। तो देखिए नेशनल वाटरवे 1, राष्ट्रीय जल मार्ग 1, कहां से कहां तक कैसा है? देखिए जल मार्ग का विवरण, डिटेल ऑफ वाटरवे, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, ठीक है,
हल्दिया से इलाहाबाद तक, गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र से होकर ये जो वाटर वे है, ठीक है, नेशनल वाटर वे 1 होकर गुजरता है। ठीक है, किस किस राज्य से गुजरता है आपका? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल। नोट कीजिएगा। नेशनल वाटर वे 2 देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर, धुबरी और सदिया, मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी से सदिया तक। ओके, ये कहां है, किस स्टेट में? असम। इसका नेशनल वाटरवे 16, राष्ट्रीय जल मार्ग 16 जो है बराक नदी, किस नदी पे? बराक नदी में, किस राज्य में? असम में। नेशनल वाटरवे, वाटर है ना। जैसे हाईवे होता है, हाईवे के बारे में बताऊंगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल हाईवे के बारे में बताया जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ें, आगे देखें। नेशनल वाटरवे 3, ठीक है, वेस्ट कोस्ट कैनल, ठीक है, कोट्टापुरम कोल्लम, चमकारा और जो ये उद्योग मंडल कैनल, ये पश्चिमी जो वेस्टर्न कोस्ट है कैनल, वहां पे ये जो है अपना वाटर वे 3 है, नेशनल वाटर वे 3। ठीक है, किस राज्य में? केरल। ठीक है, इसका नेशनल वाटर वे 4 देखें तो कृष्णा रिवर, विजयवाड़ा से मुक्तियाला, आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके बाद वाटर वे 5, नेशनल वाटर वे, राष्ट्रीय जल मार्ग 5, ये क्या है? धामरा से पारादीप आया, धामरा पारादीप आया, मंगलगिरी से पंकपाल, कहां है? उड़ीसा में। बस आपको नॉर्मल नॉलेज रखना है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, कि जैसे कि हाईवे होते हैं उसी तरीके से वाटरवे भी होते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाटरवे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 16, उनके बारे में मैंने बता दिया। किस राज्य में है स्थित, ये देख लीजिएगा, किस राज्य से गुजरते हैं। ओके, आरोग्य, अच्छा जानते हैं, बहुत बढ़िया तब तो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वाटरवे के बारे में बात कर लिया, अब देख ले हाईवे के बारे में देख ले। अब हाईवे के बारे में देख ले कि नेशनल हाईवे, ठीक है, मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट एंड डिस्टेंस कितना कवर करते हैं। जैसे ये तो बता चुका हूं मैं कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा, ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? फिर ये NH44, नेशनल हाईवे 44, जिसको पहले हम NH7 के नाम से जानते थे। ठीक है, जिसका पुराना नाम NH7 था, अभी नाम है NH44। कहां से? श्रीनगर से ऊपर से पूरा कन्याकुमारी नीचे तक, देखिए ऊपर कितना डिस्टेंस, 4112, ठीक है, 4112 किलोमीटर, कितने? 11 राज्य से होकर गुजरता है नेशनल हाईवे, है ना। इसका NH27 देखिए, ये गुजरात से सिलचर तक, देखिए गुजरात से सिलचर तक पूरा ऐसा कवर करता है। मतलब ये जो है आपका, ये NH44 है, ये नॉर्थ टू साउथ, और ये देखिए जो NH27 है वो वेस्ट टू ईस्ट पूरा जाता है ना, पूरा इंडिया कवर करता है। कितना डिस्टेंस? 3507, 3507 किलोमीटर, 7 स्टेट से होकर गुजरता है। NH48 जो है वो दिल्ली से चेन्नई तक चलता है। कहां से? दिल्ली से चेन्नई तक का जो हाईवे है 2807 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए बाकी, ये कौन सा है? अच्छा, NH27 या NH30 पहले देख ली, उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश NH30। हाँ, ये NH52 है, NH52 है ना ये। NH52 है। ठीक है, NH52 संगरूर से कर्नाटक 2317 किलोमीटर, NH30 उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश 2000 लगभग किलोमीटर, NH16 जिसे पहले NH5 के नाम से जाना जाता था, ठीक है, पुराना नाम NH16 का पुराना नाम NH5, वेस्ट बंगाल से चेन्नई तक 1711 किलोमीटर का डिस्टेंस
कवर करता है। NH-66, ठीक है, पनवेल से कन्याकुमारी 1622 किलोमीटर। ठीक है, नोट करते चलिएगा। ठीक है, ठीक। इसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह कहां पे होते हैं, जैसे समुद्र का जो तट है, ठीक है, जो समुद्र का तट है, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री होती है, ठीक है, अब उसके आसपास जो जैसे कि बोट के माध्यम से, ठीक है, जो जहाज होते हैं पानी वाले, उनसे कुछ सामान आ जाए, तो समुद्र के किनारे जो तट बने होते हैं ना, पोर्ट बने होते हैं जहां पे सामान वगैरह को उतारा जाता है, ठीक है, जहां पे बोट जो है ठहरते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है हमारे देश में, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट ये किस राज्य में है, तमिलनाडु में। ठीक है, इस किस जोन के अंतर्गत आता है, ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, मतलब पूर्वी तट के। अभी आपको दिखाता हूं मैं, देखिए, जैसे ये जितने भी, जैसे ये देखिए, यही तो है ना, केवल ये अपने समुद्री तट, बाकी उधर थोड़ी अलग से है। ठीक है, ये समुद्री तट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अलग अलग प्रकार के कांडला है, यहाँ पे तट हो गया, बंदरगाह, अलग अलग बंदरगाह है यहाँ पे, उनकी डिटेल है। तो ये देखिए क्या हो गया अपना पूर्वी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट, और ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी घाट। तो वही यहाँ पे बताया जाएगा आपको। ठीक है, इसका देखिए कोच्चि जो बंदरगाह है, कोच्चि पोर्ट है, वो किस राज्य में, केरल में है। ठीक है, और किस जोन के अंतर्गत, वेस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत आएगा। इसका इन्नोर इन्नोर एन्नोर जो पोर्ट है, तमिलनाडु राज्य में, ईस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए कोलकाता, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल, कोलकाता पोर्ट है पश्चिम बंगाल और ईस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद कांडला गुजरात राज्य में है, वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, यानी कि पश्चिमी तट, किस जोन के अंतर्गत, पश्चिमी तट। मंगलोर कर्नाटक राज्य में है, वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट के अंतर्गत। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, तो ये कहा है महाराष्ट्र राज्य में, वेस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत है ये। इसका टूटीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ईस्टर्न कोस्ट के जोन में आता है। ठीक है, इसका मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र और वेस्टर्न कोस्ट। पारादीप उड़ीसा और उड़ीसा राज्य में, ईस्टर्न कोस्ट किस जोन में है, ईस्टर्न कोस्ट, है ना, यानी कि पूर्वी तट के अंतर्गत। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है, पूर्वी तट में स्थित है। अच्छा रिधान, आप सूरत में रहते हैं क्या? अच्छा, तो आपने कांडला पोर्ट देखा या नहीं? इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इनकी लिस्ट एक बार नोट कर लीजिए। अच्छा, NH2 आपके घर के सामने है। अच्छा ऋतिक, ओके, वेरी गुड। ठीक, ये जो क्या हो गए, इंपॉर्टेंट पोर्ट हो गए। अब इसके बाद बात करेंगे हम आगे जो फेमस एयरपोर्ट्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे। अब प्रमुख एयरपोर्ट्स कहां, जैसे कि रेलवे स्टेशन होते हैं जिसमें ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन आती है, जहां पे एक जंक्शन होता है, जहां पे लोग ये एक जगह से दूसरी जगह स्टेशन बने होते हैं ना, जैसे कि स्टेशन, यहाँ पे ट्रेन रुकेगी, तो यहाँ से फिर ट्रेन वहां आगे रुकेगी, इस तरीके से स्टेशन होते हैं जैसे रेलवे स्टेशन, उसी प्रकार क्या है हवाई अड्डे। ठीक है, हवाई अड्डे क्या होते हैं, इसमें जो जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं, हवाई जहाज, एरोप्लेन जो है वहां से उड़ती हैं। ठीक है, जहां से यात्री उसमें बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, हवाई अड्डे। तो देखिए भारत में अगर बात करें, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1911, मतलब कि सन 1911 में भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत के अगर प्रमुख द मेजर ट्रांजिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आर इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर एंड एयर इंडिया, मतलब कि जो प्रमुख जो परिवहन निगम है, ठीक है, जो ट्रांसिट कॉर्पोरेशन जो कंपनियां है मुख्य रूप से, ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि आप इंडिगो एयरलाइन
ठीक है, उसमें बैठे हुए हैं। इंडिगो के फ्लाइट है जो आपकी इंडिगो है, स्पाइस जेट, एयर इंडिया के हवाई जहाज, एरोप्लेन में बैठे हुए, ऐसा होता है ना, बस वही है। तो अलग अलग कंपनियां हैं ये, जैसे क्या है यहाँ पे, इंडिगो है ये, इंडिगो। इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट, गोएयर, एयर इंडिया। ठीक है, अब देखिए, इंडियाज एविएशन मार्केट इज करेंटली द थर्ड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड विथ इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर फर्दर ग्रोथ। मतलब समझिए, जो भारत का ये जो विमान वाला जो बाजार है, ठीक है, विमान बाजार है, मतलब एक देश से दूसरे देश भी फ्लाइट जाती है, एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए फ्लाइट चलती है, एक शहर से दूसरे शहर के लिए, एक देश से दूसरे शहर। ठीक है, तो ये जो यार जो बिजनेस है, ये दुनिया का सबसे, समझिए, तीसरा सबसे बड़ा तेजी से बढ़ने वाला मार्केट है, और इसमें आगे फ्यूचर में भी और ग्रोथ होने की संभावना है ना। ये हो गया। चलिए, जो एयरपोर्ट्स है, आप सभी में देखें, कौन कौन ऐसे हैं जो फ्लाइट में बैठ चुके हैं, ऐसे कौन कौन है बताइए। कौन कौन से बच्चे फ्लाइट में अभी तक बैठ चुके हैं, सही सही बताइएगा, झूठ नहीं बताना है। वॉइस क्लियर है? अच्छा, तरुषा बैठ चुके हैं आप, अच्छा, हर्षित भी, देवांशु दास भी, अच्छा। अच्छा, आपने, हाँ, सोहन, प्रवीण नहीं। 4 टाइम्स कौन है भाई? अच्छा, पलक, 4 टाइम्स, वेरी गुड। एयरपोर्ट्स आपने टीवी वगैरह में तो देखे होंगे ना, जिन्होंने जो नहीं बैठे हैं, ठीक है, एयरपोर्ट देखे होंगे जहां से हवाई जहाज जो फ्लाइट है, वो ये महिमा, अच्छा, आप नहीं बैठी? कोई बात नहीं बेटा, बाद में बैठिएगा आप, है ना, बाद में सबको मौका मिलेगा, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, कुछ बनिए, इसके बाद फिर फ्लाइट्स में एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाएंगे, ठीक है सभी। चलिए, हाँ, मैं बैठा हूँ बेटा। ठीक, देखिए, अब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? यह है हैदराबाद। किस राज्य में? तेलंगाना में। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां है? अमृतसर। किस स्टेट में? पंजाब में। इसका देखिए, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां है? गुवाहाटी। किस स्टेट में है? गुवाहाटी, असम में। अच्छा, रिधान। ठीक है, सबको मौका मिलेगा, सब बड़े बड़े अफसर बनेंगे, ठीक है, सभी का सिलेक्शन होगा, जिस भी सैनिक स्कूल आरएमएस में चाहते हैं, उसके बाद फिर ऑफिसर्स बनेंगे, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना रहेगा तो फ्लाइट में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, है ना। 2 बार बेटा, मैं 2 ही बार बैठा हूं अभी, है ना। चलिए, इसका देखिए, बीजू पटनायक इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ओके, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके बाद वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये पोर्ट वेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसका इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में है। तो ये डेटा नोट कीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, है ना। साथ में जैसे आपका जो क्वेश्चन है, क्रिकेट के जो ग्राउंड्स हैं इंडिया में, उनसे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा आपसे। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, जरा बताइए। चलिए, कौन बताता है, देखता हूं मैं सबसे पहले। हाँ, बिल्कुल, ईशान में आऊंगा, आप बुलाएंगे ना, सभी ऑफिसर्स बन जाएंगे, इसके बाद मुझे बुलाइएगा, है ना, हम आएंगे बिल्कुल। मुंबई, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि फिरोजा कोटला स्टेडियम कहाँ है? फिरोजा कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है, ये भी बता दीजिए। अच्छा, फिरोजा कोटला मैंने बोला, उसका नया नाम
कोई बता पाएगा? यही सब क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। फिरोजा कोटला जो स्टेडियम है वो है दिल्ली में, नई दिल्ली में, है ना। और इसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। और आपसे पूछा ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है? कोलकाता में। ओके, याद रखिएगा, बताऊंगा जब स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक, ठीक है। इसका मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैंगलोर कर्नाटक में ये भी। इसके बाद कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोच्चि, किस स्टेट में? केरल में। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोझिकोड, केरल में, है ना। नोट कीजिएगा इसको। अच्छा, अभी तो और हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, इतने सारे एयरपोर्ट्स हैं क्या? बहुत सारे हैं, इसको एक जगह नोट करके रखिए। इसका डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है महाराष्ट्र में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजस्थान में, तो पता ही होगा। चेन्नई का जो एयरपोर्ट है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चेन्नई तमिलनाडु में। और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तमिलनाडु में। ओके, इसके बाद देखिए आगे, फिर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपका पश्चिम बंगाल में। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरल में। ओके, इसके बाद आगे देखिए, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जम्मू कश्मीर में। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इम्फाल, मणिपुर में, मणिपुर की राजधानी है ना इम्फाल, ठीक है। इसके बाद बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। आई एम फ्रॉम राजस्थान। अच्छा, देखिएगा आपके पास कौन से हैं। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? मैंगलोर कर्नाटक में। और इसका चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में, है ना। ठीक, चलिए याद रखिएगा, इतने नोट कर लीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, डायरेक्ट आपसे जो फेमस होंगे वही पूछ जाएंगे। मुझे ये नॉर्मल बताया, बहुत से हैं, है ना। चलिए, अब जैसे कुछ रेलवे स्टेशन के बारे में बात कर ले। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां है? बताइए, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। ट्रेन में तो सभी बैठे होंगे। गोरखपुर बेटा है लंबा, लेकिन क्या हुआ, कर्नाटक का हुगली, हुगली जो नेशनल, हाँ बताइए। कर्नाटक, यहां तो सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म है, ये तो अलग है। मैं पूछ रहा हूं सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? पहले गोरखपुर था, लेकिन अब जो कर्नाटक का हुबली जो प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जो लंबाई है वो गोरखपुर से भी ज्यादा है ना। तो अभी कंसीडर उसको किया जाता है कि हुबली जो रेलवे स्टेशन है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है ना, कर्नाटक। ठीक है, क्या है? हुबली, हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है, सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है। ठीक है, अब बात करें प्लेटफॉर्म वाइज, तो देखिए हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो कहां है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसमें कितने प्लेटफॉर्म है? 23 प्लेटफॉर्म। देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1, जैसे आप सभी ट्रेन में बैठते हैं तो आपकी जैसे बोली जाती है ना, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 में आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 में आ रही है, 10 मिनट की देरी है, असुविधा के लिए खेद है, बोला जाता है ना। सुना है ना आप सभी ने कि आपकी जो गाड़ी है यहां से यहां तक चलती है वो 10 मिनट की देरी से चल रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 8 में आने की संभावना है। किसने किसने सुना है ऐसा, बताइए।
ट्रेन में तो सभी बैठे होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो ट्रेन में नहीं बैठा अभी तक, है ना, सभी बैठे होंगे, है ना। इसका देखिए सियालदह रेलवे स्टेशन, कोई भी कोलकाता में, इसमें 21 प्लेटफॉर्म है ना। इसके बाद देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसमें 18 प्लेटफॉर्म है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। महिमा आप बैठी नहीं है किसी में? अच्छा चलिए बैठिएगा धीरे धीरे, है ना। महिमा बोल रही कि मैं सर ट्रेन में भी नहीं बैठी, फ्लाइट में भी नहीं बैठी। इसके बाद चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म कितने इसमें? 17 है। और कहाँ है? चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में। इसका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, टोटल प्लेटफॉर्म है 16, और ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। अच्छा हाँ, इसमें 16 है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन यहाँ, है ना। इसका अहमदाबाद जंक्शन में 12 है, इसमें टोटल 12 प्लेटफॉर्म है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके बाद है खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, ये खड़गपुर में है। अब खड़गपुर किस स्टेट में है, कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। खड़गपुर किस स्टेट में है? चलिए बताइए। छत्तीसगढ़ नहीं बेटा, छत्तीसगढ़ नहीं। वेस्ट बंगाल। कहाँ है? वेस्ट बंगाल, है ना। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, वेस्ट बंगाल में है यानी पश्चिम बंगाल। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। इसका देखिए, इसके बाद लिस्ट ऑफ मेजर सिटीज ऑन रिवर साइड, ठीक है। मतलब कि सिटी, है ना, बैंक ऑफ रिवर, मतलब कि नदियों के किनारे बसे हुए जो मुख्य शहर है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ मेजर सिटी सिचुएटेड ऑन रिवर साइड, मतलब कि नदियों के किनारे बसे हुए। जैसे गुवाहाटी, जो गुवाहाटी शहर है, ठीक है, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। किस राज्य में? असम में, ठीक है। कटक जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी। और कहा? किस राज्य में? उड़ीसा। कोटा जो शहर है आपका, कोटा सिटी है, किस नदी के किनारे? चंबल नदी के कारण, मतलब चंबल नदी के किनारे, ठीक है, ये राजस्थान में। नासिक शहर आपका, नासिक सिटी है, गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई है ना, और महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। चलिए मुझे बताइए अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या, अयोध्या सिटी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? कोई बता पाएगा? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, जल्दी से बताइए। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत बढ़िया, सरयू नदी। किस नदी के किनारे? सरयू नदी, बहुत बढ़िया। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, बहुत बढ़िया। गंगा नहीं बेटा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। चलिए अब सूरत शहर है वो तापी नदी के किनारे है, किस राज्य में? गुजरात में। वाराणसी शहर है वो गंगा नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में। पुणे, पुणे शहर है वो मूला मुथा रिवर के किनारे स्थित है, महाराष्ट्र स्टेट में, है ना। चलिए पटना शहर है गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिहार राज्य में। इसके बाद देखिए अहमदाबाद जो है सिटी है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है, गुजरात राज्य में। कोलकाता जो शहर है वो हुगली नदी के किनारे, क्या है? हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता, ठीक है, वेस्ट बंगाल राज्य में। चलिए मैंने क्या बताया आपको, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक यानी दुख, ठीक है, शोक, ठीक है। तो बताइए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का कोसी नदी को, लेकिन बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताइए। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, किसको? दामोदर नदी को, बताया था ना। दामोदर नदी को हम सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार
कोसी नदी, है ना। हैदराबाद किस शहर के किनारे? मूसी नदी के किनारे, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उसके किनारे स्थित है हैदराबाद शहर, तेलंगाना राज्य में। हरिद्वार गंगा नदी किनारे स्थित है, उत्तराखंड में। इसके बाद श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है ये। प्रयागराज इलाहाबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तीनों नदियों का जहां संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी संगम जिसे कहा जाता है, त्रिवेणी, ठीक है। गंगा नदी, ठीक, यमुना नदी यहाँ आके और सरस्वती तीनों नदी मिल जाती, त्रिवेणी संगम कहा जाता है इलाहाबाद में, ठीक है। ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ओके, इसके बाद लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। और जो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं माउंटेन टेरेन, मतलब जो पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ी क्षेत्र कैसे होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनका जनजीवन कैसे होता है, उनका जो व्यवसाय क्या होता है, लोग, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, क्या करते हैं, किस हिसाब से उनका जीवन चलता है, वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, वहां का जीवन कैसा होता है, साथ में जो माउंटेन है, तो जो पहाड़ होते हैं वो कैसे बनते हैं, पहाड़ों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, भारत में कौन कौन से पहाड़ स्थित है, ठीक है, सब कुछ पढ़ लेंगे आज। वैसे भी हमने बहुत ज्यादा स्टैटिक डेटा कलेक्ट कर लिया है ना, बहुत ज्यादा स्टैटिक डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है, तो हम आगे और डेटा हम कलेक्ट कर लेंगे। चलिए जल्दी से, मेजर लैंडफॉर्म्स, है ना, प्रमुख भू आकृतियां। समझिए, जो हम भू आकृतियां देखते हैं, लैंडफॉर्म देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा कहीं पे जमीन नीचे है, कहीं जमीन ऊपर उठ गई है, कहीं जमीन ऊपर उठी बीचों बीच है, मतलब समझिए समतल तो है लेकिन जो है नॉर्मल सरफेस से ऊपर है। आपने देखा होगा ना, कहीं पे हम देख रहे हैं तो नॉर्मल बिल्कुल मैदान है जहां हम क्रिकेट खेलते हैं, कहीं क्रिकेट खेलने के लिए बिल्कुल मैदान जैसा रहता है, बिल्कुल प्लेन रहता है, ठीक है। या फिर कहीं देखिए बहुत ऊंचा है जिसमें हम चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ना है, हमारा मन होता है कि दूर से देखने में बहुत ऊंचा लगता है, हमारा सपना रहता है कि हम उस पहाड़ पे चढ़े, है ना। कहीं पे जो इलाका रहता है थोड़ा ऊंचा रहता है और समतल होता है, प्लेन होता है, ठीक है, तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे एक प्लेन हो गया, प्लेटू हो गया, माउंटेन हो गया। जैसे आप देखिए, ठीक है, ये प्लेन एरिया जहां पे खेती जो होती है, नॉर्मल जो एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है, नॉर्मल हम खेलते हैं, चलते हैं, रहते हैं, वो मैदानी इलाका होता है ना, ठीक है। पहाड़ों क्षेत्र में देखिए ऐसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जो समतल जो उसका सरफेस रहता है ऊंचे ऊंचे होते हैं, जो अपना समुद्र तल से, ठीक है, जो सरफेस से ऊंचे होते हैं। ये देखिए, ये हो गए आपके पठार, जो मतलब कि सरफेस से ऊंचे तो होते हैं और जहां पे ऊंचे होते हैं वहां से समतल होते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होता, जो पहाड़ होते हैं ऐसे समतल नहीं होते ऊंचाई से, ऊपर से, है ना। द अर्थ हैज अ इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म, देयर आर मैनी इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेस दैट कॉज द फ्रॉम इन लैंड फॉर्म। जिस तरीके से, मतलब समझिए, जो हमारा जो सरफेस है पृथ्वी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, नीचे की जो उष्मा है, नीचे पृथ्वी सारी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत सारे प्रोसेस अंदर चलते रहते हैं। इस कारण से क्या लैंडफॉर्म अलग अलग तरीके के होते हैं ना। कभी होता है जो नीचे जो पहाड़ चट्टान और जो खनिज है वो जो इतनी ज्यादा उसमें हीट है, ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है कि उसमें जो चट्टाने हैं वो पिघलने लगती है, तो उसे मैग्मा कहते हैं। फिर सरफेस में आ जाए उसे लावा कहते हैं, ठीक है, फिर वो ठंडा हो जाता है, उसी से आपका सरफेस बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म होते हैं, तो वही मैंने आपको बताया, ये हो गया आपका प्लेन, ये हो गया आपका माउंटेन और ये हो गया प्लेटू, ठीक है। उनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब माउंटेन हो गए, तो माउंटेन होते हैं उनके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है कि इतने हाइट से इतने ऊपर होते हैं ये, ठीक है। हिल एरिया लैंड सरफेस डेट राइज हाइयर देन द सराउंडिंग एरिया, मतलब अपने जो सराउंडिंग एरिया आसपास के क्षेत्र से ऊंचे दिखते हैं, है ना। ये मतलब कुल मिला के ये 600 मीटर से अधिक ऊंचाई के होते हैं, ठीक है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई के होते हैं। एक रेखा में अगर उसको व्यवस्थित किया जाए, जो पहाड़ी जो माउंटेन रहते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे ये, ठीक है, जैसे ये ऐसा देखिए, ऐसा ऐसा जो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ठीक है, इस तरीके से कहीं ऊंचा नीचा, इस तरीके से ये क्या है, पूरा रेंज है, एक श्रृंखला, एक श्रेणी है, इसे पर्वतमाला कहते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं। अब इसी में पूछ लूं मैं, पिक, चोटी, इस अगर ये देखिए एक एक पर्वतमाला है, मान के चलिए इसको हम बोले एक माउंटेन रेंज है,
ठीक है, तो इसमें एक कोई पिक पॉइंट होगा जो सबसे ऊंचा होगा उस पर्वतमाला, उस माउंटेन रेंज का। तो ये वाला पिक देखिए सबसे ऊंचा दिख रहा है हमको, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पिक ऑफ दिस। जैसे कि हिमालय पर्वतमाला है तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है ना, हाईएस्ट पिक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी। उसी तरीके से देखिए ये हो गया पर्वतमाला, माउंटेन रेंज है, एक श्रृंखला में है जो पर्वत है ना, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसे कहते हैं हम पीक। बस यही है। इसका देखिए हम पठार के बारे में देख ले, अभी हमने देखा माउंटेन के बारे में, इसके बाद हम पठार के बारे में देख ले। द स्पेसिफिक लैंडफॉर्म ऑफ द सरफेस विच इज सफिशिएंटली हाई अबव द सराउंडिंग लैंड एंड अपर पार्ट इज वाइड एंड फ्लैट। मतलब कि धरातल से जो नॉर्मल सरफेस है उससे आसपास के हिसाब से तो ऊंचा होता है, ठीक है, और जो उसका ऊपरी भाग होता है, ठीक है, जो उसका ऊपरी भाग होता है, जो अपर पार्ट होता है, वो क्या होता है, चौड़ा होता है और सपाट होता है, ठीक है। अपने आसपास के सरफेस से तो ऊंचा होगा, लेकिन जहां पे जो ऊपरी भाग होगा वो सपाट होता है, उसे हम पठार कहते हैं, ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई बात करें, अगर पठारों की ऊंचाई जो होती है कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर तक होती है ना, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ कहीं कहीं पे पठार 100 मीटर के होते हैं, कहीं पे 1000 मीटर तक भी होते हैं, 1000 मीटर तक भी होते हैं, ठीक है। भारत में बहुत सारे अगर पठार की बात करें तो उनकी बारे में बात करेंगे। इंडिया में जो पठार है, जितने भी प्लेटू हैं, जितने भी माउंटेन हैं, ठीक है, जो भी हाईएस्ट पिक है, सबके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम नॉर्मल माउंटेन जो भी लैंड फॉर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात कर लें, ठीक है, वहां के जीवन के बारे में बात कर लें, उसके बाद फिर हम आगे उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। देखिए अधिक ऊंचाई वाले अगर हम पठार की बात करें, प्लेटू की बात करें, तो देखिए क्या है, तिब्बत प्लेटू, तिब्बत का पठार देखिए कितना ऊंचा है, 16,000 फीट, ठीक है, 16,000 फीट। इसका देखिए प्लेटू ऑफ बोलिविया का पठार जो है 12,000 फीट। कोलंबिया प्लेटू जो है, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट ऊंचा है ना, देख लीजिए कितना ऊंचा है। ये सभी कुछ फेमस जो प्लेटू हैं। तिब्बत का पठार कहां होगा, ये तो अपने एशिया कंटिनेंट में ही होगा। अब बताइए जो बाकी दोनों है किस कंटिनेंट में है, वेलिविया का पठार और कोलंबिया का जो प्लेटू है, कोलंबिया पठार, कोलंबिया का प्लेटू, जो भी बोल लीजिए, वो किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, ये दोनों जरा बताइए सभी बच्चे, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए बताइएगा इसको, है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, साउथ अमेरिका, ओके। और बताइए दिव्यांश, ठीक है। इसका देखिए अब बात करें किसकी, प्लेन की, ठीक है, मतलब मैदान की, तो मैदान एरिया जो आप देखा होगा, समतल भूमि के बड़े भूभाग को ही हम मैदान कहते हैं, ठीक है। लार्ज द फ्लैट एंड स्काल्ड प्लेन, द ग्राउंड कैन आल्सो डाउन, जो ग्राउंड होता है अपना, जो प्लेन होता है वो भी अप डाउन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि समझिए यहां है बिल्कुल ऐसा, वो नहीं, ठीक है। प्लेन नॉर्मल भूभाग है, जो मैदान जो है ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं। इसकी ऊंचाई समझिए 200 मीटर से कम होती है, ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो 200 मीटर से कम होती है, ठीक है। जैसे एक मैदानी एरिया है, ठीक है, दूसरा मैदानी एरिया उसको मान के चलिए खो दिया गया, ठीक है, वहां पे माइनिंग वाला प्रोसेस हो गया, वो भी तो मैदानी एरिया है, लेकिन उसको मान के चलिए उसमें माइनिंग प्रोसेस हो गया, तो ऊंचा नीचे वहां पे अंतर आ जाता है, तो लगभग समझिए 200 मीटर से कम होती है जो उसकी होती है ना, जो मैदान होते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए जो माउंटेन्स होते हैं उनके प्रकार देखें, ठीक है, तो जो माउंटेन्स हैं, जो अपने पर्वत होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए वॉल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, ज्वालामुखी से जो पर्वत बनते हैं, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है। जैसे जो धरातल में जो बड़े बड़े चट्टाने पर्वत होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, अंदर के टेम्परेचर से, ठीक है, अंदर के प्रेशर से,
ठीक है, जो चट्टाने पत्थरों के टुकड़े जो खनिज होते हैं वही पिघलने लगते हैं, और जब पिघलने लगते हैं तो लिक्विड फॉर्म में क्या बनता है यहाँ पे, मैग्मा। अगर वो धरातल के अंदर है, लेकिन वही मैग्मा जब ऊपर की ओर आता है और सरफेस पे पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं लावा। अब यही लावा जब ऊपर की ओर आता है तो ठंडा होता है, ठीक है, क्योंकि नीचे हीट और टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है, ऊपर आके ठंडा हो जाता है, तो यही बन जाता है अपना पर्वत। तो इस प्रकार बने पर्वत को हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन या फिर ज्वालामुखी पर्वत। दिस टाइप ऑफ माउंटेन आर फॉर्म्ड व्हेन द मॉल्टन रॉक्स एस गैस आर रिलीज फ्रॉम द वॉल्केनो एंड accumulate on the vent। मतलब इस प्रकार के पर्वत तब बनते हैं जब ज्वालामुखी से पिघली हुई चट्टाने, ठीक है, गैस आदि निकलती है और जाकर जमा हो जाती है, वही प्रोसेस, ठीक है। ज्वालामुखी फट गया मान के चलिए, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो क्या हुआ, चट्टाने राख गैस से निकलती हैं फॉर्म में और वही जाके जम जाती है, इससे पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है। लगातार विस्फोट के कारण ज्वालामुखी धीरे धीरे ऊंचा उठता है और पहाड़ बन जाता है। लगातार विस्फोट हो रहा है, ऊपर जाके उसमें लिक्विड फॉर्म में जाता है, लिक्विड जो जैसा रहता है द्रव और जैसा, अंदर मैग्मा, ऊपर अगर वही आ जाए सरफेस पे उसे लावा कहा जाता है। तो इस प्रकार देखिए, माउंट फिजी जापान में, ठीक है, माउंट शास्ता, ठीक है, ये कहा, कैलिफोर्निया में। इस प्रकार बने वॉल्केनिक, क्या है ये, वॉल्केनिक माउंटेन्स है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, हाँ बिल्कुल। नोट हो जाए तो मुझे बताइए। हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए और माउंटेन के टाइप, तो ये हो गया आपका फोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वत, ठीक है। तो वलित पर्वत के बारे में देखिए, फोल्ड माउंटेन, तो इसमें देखिए आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, विवर्तनिकी प्लेट के बारे में नहीं है। मतलब समझिए कि धरातल जो है, सरफेस है, उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी है चीजों को अपनी ओर खींच रही है, अंदर जो है हीट है, अधिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्रियाएं हो रही हैं। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से टकरा रही हैं लगातार, जैसे ही टकराती हैं तो ऊपर की ओर उठती है। जैसे टेक्टोनिक प्लेट जब टकराती है तो भूकंप आता है ना, जब ये बहुत तेजी से टकराती है, देखा होगा आपने, भूकंप आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये प्लेट एक दूसरे टकराती है तो ये अचानक से क्या होती है, स्थल है, जो सरफेस है वो ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार जो आपका माउंटेन बनता है उसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं या फिर वलित पर्वत कहते हैं। जैसे ये जो हिमालय पर्वत है, इंडीज पर्वत है, ठीक है, इंडीज जो माउंटेन रेंज है, इंडीज पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका का, ठीक है, और जो हिमालय पर्वत है वो इसी का उदाहरण है, किसका, फोल्ड माउंटेन का। ओके, फोल्ड माउंटेन का ही एग्जाम्पल है। आगे अब देखें खंड पर्वत। आपको इससे पहले क्या बताया, जो प्लेट्स, जो देखिए में जो अलग अलग प्लेट्स होती हैं, अलग अलग प्लेट्स हैं, ठीक है, प्लेट अलग अलग प्लेट्स हैं, उनमें टक्कर हो रही है, ठीक है। अब टक्कर हो रही है तो सरफेस ऊपर उठ जाता है, उसी से जो स्थलाकृति जो हमारी जिस प्रकार बनती है वो क्या, तो फोल्ड माउंटेन होते हैं। खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो ब्लॉक माउंटेन ऐसे होते हैं जो मैंने बताया, धरातल के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रही है, जो धरातल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है,
ठीक है, साथ में इधर से बहुत ज्यादा दाब प्रेशर पड़ रहा है और ज्यादा यहाँ पे हीट है, तो क्या होता है, जो ये कोई एरिया रहता है, ठीक है, जो सरफेस का, वो ऊपर उठ जाता है अचानक से। जो बड़े क्षेत्र क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं तो और क्या होते हैं, वो पैरेलल मतलब कि परपेंडिकुलर विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जो खंड पर्वत बनते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र जो होते हैं, बड़े क्षेत्र वो टूट जाते हैं और लंबवत क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो उभरी हुए भाग को हम हॉस्ट कहते हैं और निचले जो ब्लॉक होते हैं उसे ग्रेबेन कहा जाता है, जैसे यूरोप में रेन घाटी। ठीक है, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन द लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। ठीक है, द अपलिफ्टेड ब्लॉक आर टर्म हॉस्ट एंड लोअर ब्लॉक आर कॉल्ड ग्राबेन। ठीक है, ग्रेबेन कहा जाता है। एग्जांपल जैसे राइन वैली इन यूरोप, यूरोप की जो राइन वैली है वो खंड पर्वत का एग्जाम्पल है। खंड पर्वत का, किसका, खंड पर्वत का एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए इसके बाद आगे देखिए। अब मौसम, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम, हमने कौन कौन से जो माउंटेन्स देख लिए थे, यहाँ पे माउंटेन हमने देख लिए थे। एक तो वॉल्केनो, ठीक है, एक फोल्ड माउंटेन, इसके बाद फिर आपका ये फोल्ड माउंटेन देखा था, इसके बाद हमने खंड जो पर्वत है ये देखा था, है ना, यानी कि ब्लॉक माउंटेन, ये तीन देखे। अब इसके बाद जो इंडिया में जितने भी माउंटेन हैं, माउंटेन रेंज है, जितने भी जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, अलग अलग जो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, वो अलग से आपको एक लेक्चर में बना के, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप वन लाइनर डेटा बहुत ज्यादा याद कर चुके हैं, बहुत ज्यादा डेटा आप याद कर चुके हैं। अब अगर अगर मान के चलिए, अगर फिर से मैं माउंटेन्स के बारे में बताऊं, बहुत सारी चीजें, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी एक दिन में। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मैं बता दूंगा, जब भी, उसके बाद आप सभी इसको हम फिर बेसिक ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक ज्योग्राफी बहुत लंबा चैप्टर था, है ना, लगभग समझिए इसमें 4 से 5 लेक्चर की जरूरत पड़ गई। अब क्लाइमेट वहां कैसे होता है, देखिए, गर्मी में भी समझिए उतने गर्म मौसम नहीं होते पहाड़ी क्षेत्रों में, बिल्कुल मजा आता है ना। मई जून में भी उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती, जैसे बाकी जगह में बहुत गर्मी होती, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी नहीं होती। ठीक है, और देखिए इसमें, और ये पूरे वर्ष में, समझिए पूरे वर्ष में गर्मियों में भी बर्फ रहता है वहां पे। जैसे देखा होगा आपने, घूमने जाते हैं लोग ठंडे क्षेत्रों में, ठीक है, शिमला, मनाली या फिर नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाते हैं ना, वहां बर्फ जमे होते हैं। इसके देखिए, मानसून कॉज हैवी रेनफॉल इन फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। मानसून के कारण हिमालय की तलहटी में भी भारी वर्षा होती है, तो वहां वर्षा भी होती है। मौसम में ऐसा नहीं कि अब गर्मी का मौसम तो वहां वर्षा नहीं है, वहां पे होगी बढ़िया सा बर्फ, बर्फ जमा हुआ होगा, लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, और जब ठंडी का मौसम आता है तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे वहां पे ठंडी पड़ती है ना। वहां पे ऊंचे क्षेत्र जो होते हैं वहां पे बर्फबारी भी होती है। हाँ, केदारनाथ, बिल्कुल बेटा, है ना, बहुत सारे जो ऐसे प्लेस है, हिल स्टेशन है, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पे घूमने जाते हैं लोग। अच्छा, गए हैं आप सभी, ओ वेरी गुड। ठीक है ना, तो तीनों मैंने आपको बता दिया, तीनों माउंटेन के टाइप तो बताए, और साथ में यहाँ पे तो हम मौसम की, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं ना, क्लाइमेट की बात। ठीक है, और माउंटेन के प्रकार कौन कौन से बताया आपको मैंने, वॉल्केनिक माउंटेन हो गए, इसके बाद आपका फोल्ड माउंटेन हो गया, ठीक है, जिसे हम क्या, वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये हो गया फोल्ड माउंटेन। इसके बाद ब्लॉक माउंटेन, ठीक है,
तो ये जो था जो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से हो गया। इसका फोल्ड माउंटेन क्या बताया, खिंचाव की वजह से, तनाव की वजह से अंदर सारी क्रियाएं चलती है, इस वजह से एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है, बाकी जो होते हैं नीचे दब जाते हैं, तो उस उभरे हुए हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, आपका फोल्ड ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, खंड पर्वत। इसका देखें, पर्वतों का महत्व देख लें, मतलब क्या पर्वतों का महत्व है। देखिए, पर्वतों से बहुत सारी नदियां का जो ओरिजिन होता है, बस समझिए, यहां मत देखिए, ठीक है, यहां मत देखिए क्या लिखा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप समझिए मैं जो बोल रहा हूं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में देखिए क्या क्या ये होंगी, जो माउंटेन एरिया रहेगा वहां पे समझिए बहुत सारी नदियों का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो वहां पे विशाल जल का भंडार होता है। ठीक है, बहुत सारी नदियों के ग्लेशियर होते हैं, वहां पे बर्फबारी होती है। ठीक है, मौसम बिल्कुल बना रहता है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां वहां मिलती हैं, है ना, बहुत सारे वनस्पतियां मिलती है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, आसपास जंगल होते हैं। ठीक है, वहां का जो समझिए जैव विविधता होती है, अनेक 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 प्रकार के वहां पे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ठीक है, जंगल से जो हमको इधर लकड़ियां मिल रही हैं, चारा, आश्रय, सब कुछ वहां पे मिल जाता है। साथ ही जो ऐसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पे होता यह है कि समझिए बांध भी बनाए होते हैं, जो बांध बनाए गए होते हैं, सीढ़ी नुमा खेती होती है यहाँ पे, खेत अलग टाइप की सीढ़ी नुमा खेती, यहाँ पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना बर्फ पे, ठीक है, बर्फ पे ऐसे करके हम चलते नहीं है या फिसलते हैं बर्फ पर, अलग अलग पैराग्लाइडिंग हो गया, आपका स्कीइंग हो गया, साथ में रिवर राफ्टिंग, जैसे अब पर्वतों के आसपास नदियां होती है तो वहां पे बैठ के रिवर राफ्टिंग करते हैं। मतलब बहुत सारे, ये समझिए एक व्यवसाय है, एक समझिए ऑक्यूपेशन है वहां के लोगों का, कि वो सभी नाव वगैरह चलाते हैं, नाव में लोगों को बैठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसी के माध्यम से वो पैसे कमा रहे हैं, है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पे जो पर्वत मतलब पर्वतीय क्षेत्र में है, तो वो समझिए जो हस्तकला जो रहता है ना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, हस्तशिल्प, शिल्प कला वगैरह से रिलेटेड, वहां से रिलेटेड, वहां की संस्कृति, वहां कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को बनाते हैं और बेचते हैं। वहां के लोग जाते हैं, वहां के कल्चर को समझने का प्रयास करते हैं, कुछ कुछ चीजें खरीदते हैं, उसी तरीके से उनकी जिंदगी चलती है। ठीक है, तो ये है महत्व। बहुत सारे देखिए यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे खेलते हैं यहाँ पे, उसको क्या कहा जाता है, स्केटिंग कहा जाता है ना। हाँ, बहुत सारे खेल हैं बेटा यहाँ पे, हाँ बहुत, जब जाएंगे तब देखिएगा। ठीक है, अब उनकी जीवन शैली देखिए, वही खेती किसानी, मुख्य रूप से क्या खेती किसानी करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, जो पहाड़ रहते हैं, जो माउंटेन, उनकी जो ढलान होती है उस पे देखिए इस तरीके से बनाकर वो खेती करते हैं, सीढ़ी नुमा। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। टेरेस फार्मिंग कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। नाव की सवारी कराते हैं जो टूरिस्ट आते हैं, जैसे उसमें से कुछ लोग जिनको नॉलेज होता है सारी चीजों को जाने, और टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं। वो लोगों को यहाँ के जो भी जान स्थल है, जो उनकी संस्कृति है, जो प्राचीन जानकारी है उस क्षेत्र से रिलेटेड, उसको बताते हैं, वहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, नाव की सवारी कराते हैं कुछ लोग वहां पे क्या है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो हस्तशिल्प है, हाथों से बनाते हैं, लोग आते हैं वहां के शिल्प ले जाते हैं। कुछ वहां के व्यवसाय में खाने पीने, होटल की व्यवस्था किए होते हैं। ठीक है, तो अलग उनका व्यवसाय, जीवन शैली इस तरीके से चलती है। ठीक है ना, ये हो गया। अब बात करें कि उनके कपड़े, ठीक है, तो वियर फीरन, वो क्या पहनते हैं, उधर लोग जो रहते हैं फीरन, मतलब ये समझिए ऊनी शर्ट होती है, लंबी लंबी ऊनी शर्ट, देखिए इस तरीके से फीरन, ये मतलब नॉर्मली जम्मू कश्मीर वगैरह जो ठंड इलाके हैं वहां पहने जाते हैं लोग, यहाँ क्या पहनते हैं, फीरन पहनते हैं। ठीक है, और कैप्स फॉर मैन एंड वुमेन वियर दुपट्टास टू कवर देयर हेड्स, पुरुष और महिलाएं सिर ढकने के लिए टोपी, पुरुष जो है टोपी पहनते हैं, और जो महिलाएं दुपट्टा इस तरीके से पहनती हैं। ठीक है, इस तरीके से उनके कपड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र के होते हैं। ठीक है ना, जो जनरली यूज हो रहा है, अब तो नॉर्मल है, अब तो नॉर्मल कपड़े ही पहनने लगे हैं सब कुछ, जो नॉर्मल मॉडर्न वेस्टर्न जो ड्रेसेस वगैरह है। ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं है, बस बता रहा हूं कि जो नॉर्मली इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। साथ में देखें, इन हिमाचल प्रदेश कुर्ता, वुमेन जो है कुर्ता पहनती है, एंड कुर्ता टाइड एट वेस्ट मैन, मतलब कि कुर्ता जो हिमाचल प्रदेश में कुर्ता महिलाएं पहनती हैं, और कमर पर बांधे जाने वाला कुर्ता कौन, पुरुष पहनते हैं।
ठीक है, तो ये हो गए उनके क्लोथ्स, उनके जीवन शैली, खेती, मतलब ये अपने जीवन के लिए, मतलब समझिए पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, किस तरीके से उनका जीवन चलता है, किस तरीके से वो अपने जीवन को चलाते हैं, आसपास का टेम्परेचर कैसे रहता है, वहाँ जो पर्वतीय जीवन है उसकी शैली क्या है, उसके फायदे क्या है। ठीक है, ये सभी हमको पढ़ना था। और बच गया क्या, अब पूरा आपका एक समझिए एक टॉपिक रह गया बहुत इंपॉर्टेंट, माउंटेन्स के बारे में। इंडिया में जो माउंटेन है, ठीक है, जो पर्वत है, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। मतलब हिमालय है तो हिमालय रेंज में अलग अलग है, शिवालिक है, लघु हिमालय है आपका, ठीक है, इसके बाद ग्रेट हिमालय है, हिमालय ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। काराकोरम रेंज हो गया आपका, अरावली पर्वत है, ठीक है, नीचे साउथ में जो माउंटेन रेंज है उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे, और फिर ये ज्योग्राफी को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस अब इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।